ये वीडियो उन साथियों के लिए बहुत ज़रूरी है जो यूपी पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती में या जेल वार्डन की या दरोगा की भर्ती में फार्म डालेंगे। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, कौन सा टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है, जीएस में कौन कौन से पढ़ने हैं, मैथ में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो आप लोग मेरी बात को ध्यानपूर्वक नोट करते रहना। भाई जैसे उन्होंने कह दिया जीएस 40 नंबर का आएगा। अब जीएस तो 40 का आएगा, उसमें कह दिया 2 प्रश्न इतिहास के आएंगे, तो कौन से चैप्टर से आएंगे, कहाँ से आएंगे, इतिहास तो बहुत बड़ा है। तो ध्यान से समझना, मैं आपको बताऊंगा टॉपिक बाय टॉपिक किस टॉपिक को पढ़ना है जो कन्फर्म 100% आएगा, किस टॉपिक को नहीं पढ़ना है जो नहीं आता है। सबसे पहले हम बात करें जेल वार्डन पीएससी, एक प्रकार से कांस्टेबल मान लीजिए। तो यूपी पुलिस का जो कांस्टेबल होता है उसका जो सिलेबस रहा उसमें इसमें भी वही सिलेबस रहेगा। पीएससी या कांस्टेबल के जो पद हैं वो 19,220 हैं और जेल वार्डन के 2883 हैं। इसमें जीके के 37 प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी के 38 पूछे जाते हैं, रीजनिंग के 55 से 60 पूछे जाते हैं, क्योंकि मैथ वाले पोर्शन में मैथ के क्वेश्चन कम कर दिए जाते हैं और उनकी जगह पर रीजनिंग बढ़ा दी जाती है। तो मैथ के अगर देखे जाएँ तो 15 से 20 प्रश्न 60,000 वाली भर्ती में भी पूछे गए और उम्मीद है इसमें भी पूछे जाएंगे। परीक्षा पास करने के लिए सबसे प्रमुख काम यह है कि जो लोग दरोगा भर्ती का फार्म भरें, चाहे जेल वार्डन वाला, वो हिंदी अपनी बहुत मस्त और मजबूत कर लें, क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय है जो कम समय में तैयार हो जाएगा और 38 में से 35 नंबर लाने के चांस भी बन जाते हैं। जीएस बहुत बड़ा भंडार है तो इसमें ज़्यादा प्रयास ना करना, लेकिन हिंदी तो अपनी कंप्लीट करके ही जाना। कुल 150 नंबर का पेपर होता है। अब हम बात करें यूपीएसआई की, 4543 पद हैं। जीएस के 40, हिंदी के 40, गणित के 40 और रीजनिंग के भी 40 होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी मामला उल्टा हो जाता है। यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन 50 कर दिए जाते हैं, तो जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं उन्हीं में से कुछ प्रश्न हटा के रीजनिंग में जोड़ दिए जाते हैं, तो 160 प्रश्न का पेपर होता है। समझ गए आप लोग। अब हमें देखेंगे किस टॉपिक से क्या आता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एएसआई भर्ती की। एएसआई भर्ती का सिलेबस क्या रहेगा, कांस्टेबल का सिलेबस क्या रहेगा, विशेष तौर पर जीएस। अब टॉपिक नोट करना, इसमें जीएस के जो 40 प्रश्न आते हैं एएसआई भर्ती में, उसमें पॉलिटी के 16 प्रश्न आते हैं। ठीक है, पॉलिटी के 16 प्रश्न आते हैं। मूल विधि को हुआ ना बनाएं, मूल विधि के मात्र 6 से 7 8 प्रश्न आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं, और बची हुई जीएस में से 16 प्रश्न आते हैं। आप बात समझ गए। यानी हम नागरिक शास्त्र की बात करें, संविधान की बात करें, तो इसको जो लोग दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो समझ लीजिए नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटी अपनी खूब झमक कर पढ़ कर जाएँ। और ये पॉलिटी जो है आपकी कांस्टेबल वाले भर्ती में भी काम आएगी। उसमें ये रहता है कि कांस्टेबल वाले में से प्रश्न कम आते हैं, तो जब आप यूपीएसआई की पॉलिटी तैयार कर लेंगे तो कांस्टेबल के लिए जो पॉलिटी में प्रश्न आएंगे उसको अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। जो लोग दोनों में फार्म डालेंगे, एसआई में भी डालेंगे, कांस्टेबल या जेल वार्डन में भी डालेंगे, उनके लिए टॉपिक दोनों में कॉमन रहेगा। ठीक, अब आगे देखिए, इसमें क्या होता है, एसआई में इतिहास के 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, भूगोल के 2 या 3 पूछे जाते हैं, पॉलिटी के मैंने बताया है 15 से 16 प्रश्न है, कभी कभी 14 भी हो जाते हैं, तो पॉलिटी आप याद कर लेना। अब सुनो जरा, जो इतिहास याद करेंगे वो कांस्टेबल में भी काम आ जाएगा, जेल वार्डन में भी काम आ जाएगा। जो भूगोल तैयार करेंगे वो दोनों में काम आएगा। जो पॉलिटी तैयार करेंगे वो कांस्टेबल, एसआई, जेल वार्डन सब में काम आएगा। अर्थशास्त्र भी सभी में काम आएगा, 2 से 3 प्रश्न होते हैं। विज्ञान के 203 प्रश्न होते हैं, सभी में काम आएगा। कंप्यूटर्स का 1 प्रश्न होता है, सभी परीक्षाओं में काम आएगा। करंट अफेयर के 3 से 4 प्रश्न होते हैं, सभी परीक्षाओं में काम आएगा। यूपी जीके का 1 प्रश्न होता है, सभी परीक्षाओं के लिए। कृषि का 1 प्रश्न होता है, सभी के लिए। पर्यावरण का 1 प्रश्न होता है, सभी के लिए। अब सबसे पहले मैं बताता हूँ चैप्टर बाय चैप्टर आपको विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, इतिहास में क्या पढ़ना है, भूगोल में क्या पढ़ना है। इस सभी के लिए है, यूपीएसआई के लिए भी बता रहा हूँ मैं, कांस्टेबल के लिए भी बता रहा हूँ और जेल वार्डन के लिए। जो कॉमन है पहले उन चैप्टर के बारे में बता दूँ, फिर अलग अलग बताऊँगा। भौतिक विज्ञान जब आप तैयार करें तो उसमें प्रमुख यंत्र व उनके उपयोग जरूर तैयार कर लेना। ये टॉपिक 100% आता है। प्रमुख यंत्र व उनके उपयोग, आमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, पायरोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, याद रखना। प्रमुख मात्रक याद करके जाना। निश्चित आता है,
पेवर किसका मात्रक है, लक्स किसका मात्रक है, ओम किसका मात्रक है, ये पूछे गए हैं और हर बार पूछे गए और हर परीक्षा में पूछे गए हैं। एक कांस्टेबल में भी पूछे गए, एसआई में भी पूछे गए, जेल वार्डन में भी पूछे गए, या पुलिस की जो भर्ती आ रही है उन सभी पदों में पूछे जाएंगे। प्रमुख वैज्ञानिक सिद्धांत याद करके जाना, जैसे ब्राउनी गति क्या है, बाष्पन किसे कहते हैं, निलंबन किसे कहते हैं, बाष्पीकरण क्या है। ये यूपीएसआई में विशेष तौर पर इसका एक एक प्रश्न पूछा गया है, हर शिफ्ट में पूछा गया था, ये ध्यान रखना। प्रमुख मात्रक मैंने बता ही दिया है। आविष्कार और आविष्कारक तैयार करके जाना, किस यंत्र का किसने आविष्कार किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश वाला चैप्टर याद करके जाना, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, इसको रट लेना। तरंग वाला चैप्टर याद करके जाना, तरंग में खास तौर पे ध्वनि वाला चैप्टर, ध्वनि की तीव्रता क्या होती है, ध्वनि की सर्वाधिक चाल किसमें होती है, ये पूछा गया है। ठीक। और पुलिस विभाग में प्रयोग होने वाले वैज्ञानिक उपकरण व विधियों को पढ़ के जाना। इसका मतलब ये हुआ कि नार्को टेस्ट क्या होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है, नार्को टेस्ट में किस यंत्र का यूज करते हैं। तो ऐसे यंत्र जरूर पढ़ लेना एक आधे जिनका प्रयोग पुलिस करती हो क्राइम को पकड़ने के लिए। ठीक, समझ गए ना, ऐसे वैज्ञानिक चीजें पढ़ के जाना। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, मानव शरीर का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, ये विज्ञान की प्रमुख शाखाएं आपको पढ़नी है। सभी के लिए है भैया, तीनों परीक्षाओं के लिए। हम रसायन की बात करें, धातुएं व उनके प्रयोग व प्रमुख अयस्क, धातु उनके प्रयोग व अयस्क, ये पूछा जाता है। सर्वाधिक तन्यता धातु कौन सी है, विद्युत धारा का प्रभाव सर्वाधिक किस धातु में होता है। ठीक, अयस्क के बारे में पूछे, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, हेमेटाइट किसका अयस्क है। प्रमुख बहुलक 100% श्योर श्योर श्योर, प्रमुख बहुलक व प्रयोग निश्चित पूछा जाता है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किस बहुलक का प्रयोग करते हैं, पॉलीथीन बनाने में किस बहुलक का प्रयोग करते हैं। प्रमुख कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिक व उनके प्रयोग 100%। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग काहे में किया जाता है, स्याही के दाग छुटाने में काहे का प्रयोग किया जाता है। ठीक, दुनिया भर के कार्बनिक अकार्बनिक प्रयोग वस्तुएं हैं, उनके प्रयोग जरूर पूछे जाते हैं रसायन विज्ञान में। जैसे बिजली से लगी आग बुझाने में किसका प्रयोग करते हैं, नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किसका प्रयोग करते हैं। ठीक, ये प्रमुख कार्बनिक व अकार्बनिक योग, यूरिया का प्रयोग पूछ सकते हैं। साथ में अम्ल क्षार व उनके प्रयोग याद करके जाना, अम्ल क्षार व उनके प्रयोग, अंगूर में कौन सा अम्ल है, जेड संचायक सैलों में कौन सा अम्ल डाला जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, किस क्षार का कहाँ प्रयोग करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, इनके वैज्ञानिक नाम भी याद कर लेना। कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिक में वैज्ञानिक नाम, सोडियम बाइकार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है, ठीक है, या धावन सोडा का वैज्ञानिक नाम क्या है। ये चीज़ें आपको याद करनी 100%। 1 2 3 4 में से बाबू एक प्रश्न आपको, एक नहीं 2 प्रश्न मिलेंगे। ये बहुलक वाला तो निश्चित है, और कार्बनिक व अकार्बनिक प्रयोग वाला भी पूछा जाता है। कार्बनिक वाले में ना पूछा तो अम्ल क्षार वाले में से पूछ लेंगे वो। जीव विज्ञान में आ जाओ, प्रमुख रोग व उनके उपचार, परजीवी रोग, विषाणुजनित रोग, जीवाणुजनित रोग हैं, कैंसर है, एड्स है, इनके बारे में पढ़ के जाना। साथ में इनके समस्थानिक, कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहाँ करते हैं, फास्फोरस 32 का प्रयोग कहाँ करते हैं, थैलियम 201 का प्रयोग कहाँ करते हैं। प्रमुख परीक्षण याद करके जाना, एड्स की जांच में कौन सा परीक्षण किया जाता है, कैंसर की जांच में। और प्रमुख टीका, साल्ट टीका का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर करते हैं, इस प्रकार के प्रश्न। मानव पोषण याद करके जाना, विटामिन है, खनिज है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग, रासायनिक नाम क्या है, या खनिज पोटेशियम की कमी से कौन सा रोग होता है, या व्यक्ति को जब प्यास लगती है तो शरीर में किस तत्व की कमी होती है, ये याद करके जाना। मानव शरीर की ग्रंथियाँ, मानव शरीर में प्रमुख रूप से अंतःस्रावित ग्रंथियाँ जैसे अग्नाशय है, ठीक है, थायराइड है, पैराथायराइड है, पीयूष ग्रंथि है, और इनसे निकलने वाले हार्मोन्स और इनके कार्य। ठीक, प्रमुख अंग व उनके कार्य याद करके जाना, जैसे पित्तरस का श्रावण कौन सा अंग करता है, ये भी याद करके जाना। मानव शरीर का रंग किस पर निर्भर करता है, ये सब आपको याद करके जाने। प्रमुख अंग व उनके प्रयोग का मतलब ये हुआ कि छोटी आंत से संबंधित सारे प्रश्न, बड़ी आंत से संबंधित सारे प्रश्न हैं,
लीवर से संबंधित सारे प्रश्न हैं, मस्तिष्क से संबंधित सारे प्रश्न हैं, हड्डियों से संबंधित सारे प्रश्न हैं, वो भी पॉपुलर। अब जीएस देखो, जो कन्फर्म टॉपिक है वो समझ लेना। प्रमुख मंत्रालय व उनके कार्य, श्योर 100% क्वेश्चन है, एक नहीं 2 प्रश्न है हर परीक्षा के लिए। प्रमुख मंत्रालय व उनके कार्य याद करके जाना। गृह मंत्रालय के अधीन कौन कौन से विभाग आते हैं, गृह मंत्रालय का क्या कार्य है, गृह मंत्रालय कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, ध्यान रखना। व उनके अधीन कार्य करने वाले विभाग, ध्यान रखना। योजना आयोग किसके अधीन कार्य करता है, संस्कृति विभाग किसके अधीन कार्य करता है, रक्षा विभाग किसके अधीन कार्य करता है। ठीक, दुनिया भर के विभाग मैंने पढ़ाया भी था। कौन सा विभाग कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, ये ध्यान रखना। जैसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है, बेरोजगारी सूचकांक कौन जारी करता है। बाबू 100% वाला टॉपिक है, प्रमुख मंत्रालय व उनके कार्य, उनके अधीन कार्य करने वाले विभाग और कौन सी रिपोर्ट वो जारी करते हैं। ये भारत के याद करने इसी प्रकार से आपको आ जाए, इनके मुख्यालय भी याद कर लेना मंत्रालयों के। इसी प्रकार से प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनके मुख्यालय व उनके कार्य। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनकी स्थापना कब हुई, ठीक, उनका मुख्यालय कहाँ है और उनका कार्य क्या है। जैसे मान लीजिए कि गरीब देशों को लोन उपलब्ध कौन कराता है, गरीब देशों को पेट्रोल उपलब्ध कराने वाली संस्था का नाम क्या है, पर्यावरण के मुद्दों पर फैसला लेने वाली संस्था का नाम क्या है। और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मुख्यालय व उनके कार्य आपको याद करने, साथ में राष्ट्रीय संगठन भी याद करने हैं। योजना आयोग का कार्य क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य क्या है। तो कुल मिला के इन दोनों में से 2 प्रश्न आएंगे 100%। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, राष्ट्रीय संगठन हैं, विभाग हैं, मंत्रालय हैं, उन सब की सारी गतिविधि आपको याद करनी है, लिखनी है। इसी प्रकार से प्रमुख पर्यावरणीय संस्थाएं व उनके कार्य व प्रमुख पर्यावरणीय एक्ट, प्रमुख पर्यावरणीय संस्थाएं भी आपको याद रखनी है। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कौन सी संस्था काम करती है, ठीक, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है। और प्रमुख पर्यावरणीय एक्ट, जैसे वन्य जीव संरक्षण एक्ट कब आया, पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब आया, जल प्रदूषण एक्ट कब आया, एक्ट तो याद ही करने हैं। प्रमुख त्यौहार व उनके दिन प्लस महोत्सव, आपको प्रमुख त्यौहार याद करने हैं, राज्यों के प्रमुख त्यौहार। वो त्यौहार किस दिन मनाया जाता है, ठीक, क्यों मनाया जाता है, वो महोत्सव किस त्यौहार पर मनाया जाता है, उस महोत्सव की विशेषता क्या है, उस महोत्सव पर कौन सा नृत्य होता, डीपली पूछते हैं, डीपली करके। बौद्ध धर्म याद कर लेना, जैन धर्म, मौर्य वंश और प्लस सिंधु घाटी सभ्यता और प्लस वैदिक युग। इतिहास में आपको प्राचीन में ये 4 टॉपिक याद करने हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, सिंधु घाटी सभ्यता प्लस वैदिक युग। साथ में मुख्य प्रमुख यूनेस्को धरोहर स्थल जो भारत में हों और प्रमुख इमारतें व इनके निर्माण करता। कहने का मतलब है कि यूनेस्को की सूची में जो भी भारतीय स्थल शामिल किया गया होगा वो तो बहुत ज़्यादा फेमस होगा, तो वो कहाँ पर है, उसका निर्माण किसने कराया, ये सारी चीज़ें याद करके जाना। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया, कहाँ पर स्थित है, प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। गांधी युग पढ़ लेना, बहुत गांधी युग तो निश्चित पूछा जाता है। इतिहास में एक प्रश्न आएगा तो गांधी युग से ज़्यादा चांस बनते हैं। प्रमुख गवर्नर व उनके कार्य याद कर लेना, जितने भी गवर्नर हुए हैं। प्रमुख लोक नृत्य डिटेल के साथ याद करना है। कुचिपुड़ी नृत्य क्यों किया जाता है, इस नृत्य में महिलाएं क्या करती हैं, पुरुष क्या करते हैं, इस प्रकार के। अब आ जाओ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र याद करके जाना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। साथ में फुल फॉर्म याद करके जाना, जितनी भी राष्ट्रीय स्तर की आर्थिक संस्थाएं हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं उनके फुल फॉर्म याद करना। नेफा का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, ये जरूर पूछे जाते हैं, पिछली बार ही पूछा गया है। प्रमुख अधिनियम सामाजिक एवं आर्थिक, प्रमुख आपको सामाजिक अधिनियम भी याद करने हैं, आर्थिक अधिनियम भी याद करने हैं। सामाजिक अधिनियम कैसे हैं कि जैसे बंधुआ मजदूरी एक्ट कब पारित हुआ, बंधुआ मजदूरी निषेध एक्ट कब पारित हुआ, इस तरीका से याद करना है। नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ, सती प्रथा का एक्ट कब पारित हुआ, और आर्थिक एक्ट भी याद रखने हैं। आर्थिक एक्ट, अर्थव्यवस्था में तमाम नए नए अधिनियम आए, बैंकिंग अधिनियम कब आया, ये आपको याद करने हैं। केंद्र सरकार की चर्चित योजनाएं डिटेल के साथ याद करनी है। उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई, उज्ज्वला योजना में कितने % सब्सिडी दी जाती है, कहाँ से शुरू हुई। तो केंद्र सरकार की जो भी आप चर्चित योजनाएं याद करेंगे वो डिटेल में। कृषि से संबंधित योजनाएं निश्चित एक प्रश्न पूछा जाएगा, कन्फर्म है।
व उनकी संस्थाएं आपको याद रखनी कि नाफेड का काम क्या है, कृषि से संबंधित जितने भी संस्थाएं हैं वो याद करने हैं, और साथ में कृषि से संबंधित एक्ट, ठीक, भूमि सुधार अधिनियम कब पारित हुआ ये भी याद करके जाना। ये भी आता है, कृषि से संबंधित योजनाएं भी आती हैं, उनकी संस्थाएं भी आती हैं और उन संस्थाओं का कार्य भी आता है, और कृषि सुधार के लिए जो जो एक्ट पारित हुए वो भी याद करके जाना। प्रमुख कीटनाशी याद करके जाना, टीटीटी का प्रयोग कहाँ किया जाता है या खरपतवार को नष्ट करने में किस रसायन का प्रयोग करते हैं। देश, राजधानी और मुद्रा याद करके जाना। घास के मैदान और मरुस्थल, हाँ ये देखो 100% टॉपिक। भारत के पड़ोसी, ये भी 100% हैं, ऐसा कोई नहीं जो टॉपिक आए ना, निश्चित आएंगे भैया, पूरा मैंने चैप्टर बाय चैप्टर छांटा है। भारत के पड़ोसी देश व उनसे समझौता, भारत के पड़ोसी देश व उनसे समझौता, एक प्रश्न झोली में डाल लो अपने, निश्चित पूछा जाएगा। हमने किस देश से कौन सा समझौता किया, सिंधु नदी समझौता हमने कब किया, मैकमोहन रेखा का समझौता कब हुआ, शिमला सम्मेलन कब हुआ, बांग्लादेश से भूमि विवाद का समझौता कब हुआ। पर्वत, चोटियां व जलप्रपात याद करने हैं। पर्वत समझ गए, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, और प्रमुख जलप्रपात यानी बांध। प्रमुख अनुसंधान केंद्र व मुख्यालय, ये ध्यान रखना, जितने भी भारत में अनुसंधान केंद्र हैं उनके मुख्यालय भी याद कर लेना। डीपली वाले याद करना, सिंपल वाले नहीं पूछतेंगे। जनसंख्या एवं नगरीकरण बहुत डीपली पूछते हैं, बहुत डीपली पूछते हैं। जनसंख्या का विराम वर्ष किसे कहते हैं, जनसंख्या के आंकड़े कौन जारी करता है। तो जनसंख्या एवं नगरीकरण वाला जो चैप्टर है वो बाबू बहुत घुस के पढ़ना है, बहुत घुस के। अब आ जाओ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक या दो प्रश्न आता है, तो कौन सा जिला, इसमें सबसे पहले बस यही टॉपिक याद कर लेना कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला किस उत्पाद के लिए, भाई जैसे है कि बांसुरी उद्योग कहाँ का फेमस है, पत्थर उद्योग कहाँ का फेमस है, तो पूछे जाते हैं। केला उद्योग कहाँ का फेमस है, संगमरमर उद्योग कहाँ का फेमस है, ठीक। तो कौन सा जिला किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, और कौन सा जिला किस धार्मिक स्थल के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा धार्मिक स्थल वहाँ पर बना हुआ है। जैसे नैमिषारण्य तीर्थ कहाँ पर है, तो वो सीतापुर में है, ठीक। तो कौन सा जिला किस उत्पाद के लिए, कौन से वहाँ पर प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, उस जिला में कौन सा प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का अनुसंधान केंद्र है, उस जिला में कौन सा प्रसिद्ध खनिज निकाला जाता है। जैसे हीरा कहाँ से निकाला जाता है, तो बांदा से निकाला जाता है, तो ये बांदा फेमस हो गया, ठीक। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य व लोकगीत याद कर लेना, यूपी के प्रसिद्ध व्यक्ति याद कर लेना, और उनके जन्म स्थान याद कर लेना। 16 महाजनपद, जब बौद्ध काल था तो 16 महाजनपद याद करना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने या उत्तर प्रदेश में जो जो प्रमुख एक्ट पारित हुए वो आपको याद करने हैं, वो भी राजस्व से संबंधित। प्रमुख व्यक्ति व जन्म स्थान में बता चुका हूँ, आगे आओ। उत्तर प्रदेश की राजस्व प्रणाली आपको याद करने की, एसटीएम का कार्य क्या होता है, एडीएम का कार्य क्या होता है, डीएम का कार्य क्या होता है, उसके बाद एसपी का कार्य क्या है, लेखपाल का कार्य क्या है, ये पूछा जाएगा। पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था में है कि सीओ का कार्य क्या है, एसपी का कार्य क्या है, डीएसपी का कार्य क्या है, कमिश्नर प्रणाली क्या होती है, ठीक। मानवाधिकार निश्चित एक प्रश्न पूछा जाएगा, डिटेल से पढ़ना है। आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद व संस्थाएं टॉपिक है। आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद एवं संस्थाएं में आपको ये पढ़ना है कि आंतरिक सुरक्षा के लिए भारत में कौन कौन सी संस्थाएं काम करती हैं, सीमा सुरक्षा बल क्या काम करती है, आईटीबीपी क्या काम करती है, सीबीआई क्या काम करती है, सीआईडी क्या काम करती है, ठीक। इस तरीका से याद करने हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एक्ट याद करने हैं। अंतर्राष्ट्रीय एक्ट का मतलब है कि विश्व भर में जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने तमाम अधिनियम पारित किए, तो उनको याद करके जाना। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी डीपली पढ़ के जाना है। विमुद्रीकरण जो नोटबंदी हुई थी उससे एक प्रश्न है। साइबर क्राइम डीपली याद करके जाना, एक प्रश्न है। पुरस्कार व संबंधित क्षेत्र याद करके जाना, कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बाबू प्रमुख दिवस याद करके जाने हैं, ये भी डीपली। प्रमुख प्रसिद्ध पुस्तकें व उनके लेखक। सोशल मीडिया से संबंधित प्रश्न कि फेसबुक ने हाल ही में कौन सी नई प्रणाली शुरू की। संविधान, अब इसके बारे में आप समझ लो।
जो लोग यूपीएसआई का पेपर देंगे वो संविधान बहुत डीपली पढ़ेंगे। जो यूपीएसआई में फार्म नहीं डालेंगे, कांस्टेबल में या फायरमैन में या कह सकते हैं जेल वार्डन या पीएससी में डालेंगे, उनको संविधान ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, क्योंकि उनके में एक या दो ही प्रश्न आएंगे। तो आपको देखो, जो कांस्टेबल वाले हैं वो क्या पढ़ें, भारतीय संविधान का विकास यानी संवैधानिक विकास 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, उससे लेकर 1935 तक जितने भी एक्ट पारित हुए, उस एक्ट में कौन कौन से नियम पारित किए गए वो याद करके जाना। संविधान की प्रस्तावना जिसको उद्देश्य का कहते हैं, इसको पढ़ के जाना। मूल अधिकार मौलिक कर्तव्य पढ़ने हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ने हैं और प्रमुख अनुच्छेद पढ़ लेना। प्रमुख अनुच्छेद, अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक सब पढ़ डालना। प्रमुख संवैधानिक पद व उनके कार्य, संवैधान जैसे कैग का काम क्या होता है, भारत के महान्यायवादी का कार्य क्या होता है। इसके अलावा समझ लीजिए, उनके लिए मैं बता रहा हूँ जो कांस्टेबल, लेकिन जो लोग एसआई का भरेंगे तो ये तो टॉपिक पढ़ेंगे, इसके अलावा भी और डीपली आपको पढ़ना है। डीपली में ये वाला टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास तो घुस के पढ़ जाना, घुस के, कम से कम 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे आपको। ठीक, अब मैं बात करता हूँ, मूल विधि आपको नहीं पढ़नी है जो लोग कांस्टेबल का एग्ज़ाम देंगे, या आप समझ लीजिए किस जेल वार्डर का एग्ज़ाम देंगे, उनको मूल विधि नहीं पढ़नी है। पॉइंट बहुत उतर रही यार। उनको पढ़ना है भारतीय न्याय संहिता। आईपीसी तो खत्म हो गया, भारतीय न्याय संहिता पढ़ना है, 5 से 6 प्रश्न आते हैं। अब मूल मुद्दे पर आ जाओ कि जो लोग वास्तव में परीक्षा पास करना चाहते हैं, क्योंकि पद कम हैं, तो भैया मेरे हिसाब से राय ये है कि सबसे पहले जैसे ही विज्ञापन आता है, विज्ञापन से पहले आप अपनी हिंदी जो है वो रट कर फेंक दें। बिल्कुल बिल्कुल हिंदी आपके लिए वो प्लस पॉइंट का काम करेगी जो आपको परीक्षा पास करा देगी। यूपीएसआई में 40 प्रश्न हैं और वैसे कांस्टेबल वाले एग्जाम में 38 प्रश्न हैं, ये सभी में हिंदी आएगी। कोशिश से करो इसमें पूरे के पूरे मिल जाएं। हालांकि रचनाएं वगैरह नहीं हम फांस सकते हैं, लेकिन बाकी तो चीज़ें हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। और किसी का कोई कमेंट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। जो लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहें वो टेलीग्राम की लिंक जो है वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूँगा। ठीक है भैया।